तो आज हम जून 2025 में ईरान और इजराइल के बीच जो टकराव हुआ उस पे थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास इस पर एक विस्तृत रणनीतिक अवलोकन है। ये लगता है कि ज़मीनी रिपोर्ट्स और खुफिया जानकारी पर आधारित है। इसमें जो खास घटनाएं हुई और उनका क्या असर रहा उसका जिक्र है। हमारी कोशिश यही है कि समझें कि ये टकराव इतनी तेजी से बढ़ा कैसे, इसके मेन पॉइंट्स क्या थे। तो शुरुआत होती है इजराइल के ऑपरेशन से। नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। ये हुआ 13-14 जून को। ईरान के 100 से ज़्यादा ठिकानों पर बड़े हवाई हमले हुए। आप सोचिए, तेहरान, इस्फहान, नतांज, इन जगहों पर जो उनके परमाणु, मिसाइल, एयर डिफेंस ठिकाने थे, उन्हें निशाना बनाया गया। इसमें सैकड़ों जानें गईं, काफ़ी अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। और हाँ, ईरान के कुछ मुख्य परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या भी हुई। इससे तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। और बात यही नहीं रुकी। लगभग इसी समय मुसाद ने ड्रोन का इस्तेमाल किया। ईरान के कई मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया। ये एक साइबर फिजिकल हाइब्रिड हमला था। डिजिटल तरीकों से फिजिकल उपकरणों को बेकार करना। हाँ, और यहाँ ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे फिजिकल हमलों के साथ साथ साइबर और ड्रोन तकनीक का इतना मिला-जुला इस्तेमाल हुआ। इसका मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि ईरान की जो जवाबी हमला करने की क्षमता है उसको सीधे तौर पर पंगु करना था। ये दिखाता है कि कैसे लड़ाई का तरीका बदल रहा है। वो गुप्त ऑपरेशन से हटकर अब सीधे टेक्नोलॉजी पर आधारित टकराव हो रहा है। जाहिर है ईरान चुप तो बैठा नहीं होगा, तो उनका जवाब कैसा था, कितना बड़ा था? बिल्कुल, ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। ये चला 13 से 24 जून के बीच। करीब 150 से 400 बैलिस्टिक मिसाइलें और 1000 से ज्यादा ड्रोन वो इजराइल की तरफ दागे गए। 1000 से ज्यादा ड्रोन? लेकिन हमने सुना कि इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है उसने ज्यादातर को रोक लिया। तो क्या ये ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी की कोई कमी दिखाता है, या फिर आयरन डोम वाकई इतना सफल है? देखिए, ये शायद दोनों का मिला जुला असर है। आयरन डोम और इजराइल की जो पूरी मल्टी लेयर डिफेंस प्रणाली है वो वाकई बहुत सक्षम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलें और ड्रोन दागना ये ईरान की क्षमता भी दिखाता है। हालांकि ज्यादातर हमले नाकाम रहे, ये सच है, पर फिर भी कुछ मिसाइलें और ड्रोन शहरों तक पहुंचे और उनसे दुर्भाग्य से 20-30 नागरिकों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल भी हुए। और इसी बीच 19 जून को एक बहुत ही गंभीर घटना हुई। एक ईरानी सिजिल मिसाइल ने बिशेबा के सोरोका अस्पताल पर हमला कर दिया। हाँ, ये एक अहम मोड़ था। दर्जनों लोग घायल हुए और इसने फौरन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं बढ़ा दी। किसी अस्पताल पर सीधा हमला करना यह अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का एक गंभीर उल्लंघन माना जाता है, और इसने युद्ध अपराधों की जांच की मांग को भी तेज कर दिया। इस संघर्ष का नैतिक और कानूनी पहलू और भी पेचीदा हो गया। अच्छा, तो फिर अमेरिका कैसे शामिल हुआ इसमें? ये उम्मीद तो थी, पर बिल्कुल। 22 जून को अमेरिका ने सीधे तौर पर हस्तक्षेप किया। अमेरिकी सेना ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकाने फर्डो, नतांज और इस्फहान, इन पर सटीक हमले किए। इसमें बंकर बस्टर बॉम्ब और क्रूज मिसाइलों जैसे काफी शक्तिशाली हथियार इस्तेमाल हुए। इन हमलों का ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर क्या असर पड़ा होगा? कितना नुकसान हुआ होगा? ये एक बड़ा सवाल है। इन हमलों का मकसद तो यही था कि ईरान की परमाणु हथियार बनाने की जो क्षमता है उसे गंभीर नुकसान पहुंचाया जाए। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो अमेरिका का ये हस्तक्षेप, खासकर ट्रंप प्रशासन के तहत, ये शायद मध्य पूर्व में अमेरिकी नीति में एक ज्यादा आक्रामक रवैये का संकेत दे रहा था। लेकिन असल में इन हमलों ने ईरान के कार्यक्रम को कितना पीछे धकेला, इसका ठीक अंदाजा लगाना वो थोड़ा मुश्किल है। तो इन सब हमलों और जवाबी हमलों के बाद आखिर हुआ क्या? लड़ाई रुकी कैसे? 23 जून को उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक पूर्ण और समग्र युद्ध विराम की घोषणा की। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लड़ाई तुरंत नहीं रुकी। अच्छा, घोषणा के बाद भी हमले होते रहे? हाँ, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने युद्ध विराम लागू होने से ठीक पहले और शायद ठीक बाद में भी मिसाइलें दागी। इजराइल ने भी सीमित जवाबी कार्रवाई की। ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष वो आखिरी मौके तक अपनी ताकत दिखाना चाह रहे थे। आखिरकार 24 जून तक ज्यादातर लड़ाई थम तो गई, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि तनाव बहुत ज्यादा बना हुआ है। और ईरान की मिसाइल क्षमता का क्या हुआ? इतने सारे हमले करने के बाद उनके भंडार पे कुछ असर पड़ा? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण नतीजा है इस टकराव का। ईरान के मिसाइल भंडार में काफी कमी आई है, ऐसा माना जा रहा है।
उनकी उत्पादन क्षमता तो है, लेकिन इतने कम समय में इतनी सारी मिसाइलें इस्तेमाल करने से भविष्य में उनकी ऑपरेशनल क्षमताएं कुछ समय के लिए जरूर सीमित हो सकती हैं। तो हमने देखा कि कैसे बस कुछ ही दिनों में ये संघर्ष कितनी तेजी से बढ़ा। इसमें साइबर और फिजिकल मतलब हाइब्रिड युद्ध की नई तकनीकें दिखी, अमेरिका सीधे तौर पर शामिल हुआ और आखिर में एक बहुत ही नाजुक सा युद्ध विराम हुआ जो लगता है कभी भी टूट सकता है। बिल्कुल। और ये सब हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या इस तरह के जो सैन्य टकराव होते हैं वो वाकई किसी इलाके में लंबे समय तक चलने वाली स्थिरता ला सकते हैं, या फिर ये कूटनीति की और खुफिया जानकारी की लगातार नाकामियों का नतीजा है जो शायद भविष्य में और भी बड़े और विनाशकारी संघर्षों की नींव रख रहे हैं, खासकर तब जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम का भविष्य अभी भी इतना अनिश्चित है। ये एक सोचने वाली बात है।